बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल लेट्स लर्न पर वेलकम करता हूँ। आज हम लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं, जो लेक्चर कॉमर्स की प्रिपरेशन के हवाले से है। इसके अलावा पीपीएससी के रेलिवेंट जितनी भी अकाउंटेंट की, ऑडिटर की जॉब्स हैं, सीनियर ऑडिटर की हो सकती है, जूनियर ऑडिटर की, इसके अलावा तमाम जो जॉब्स हैं एफपीएससी या पीपीएससी के थ्रू, उनके लिए लेक्चर जो हैं वो हेल्पफुल होंगे। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको मज़ीद जो हैं वो लेक्चर्स जो हैं वो कॉमर्स के रेलिवेंट मिलते रहेंगे। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक और कमेंट कीजिएगा। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का है। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में मेन हम जो डिवीज़न करते हैं वो अकॉर्डिंग टू इन्फोर्सेबिलिटी है। इनके इन्फोर्सेबिलिटी के लिहाज से जो कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स हैं वो मैंने यहाँ पर लिस्ट कर दी हैं। सबसे पहले इसमें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, देन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इन अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड इलीगल एग्रीमेंट। इन तमाम को हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे कॉन्ट्रैक्ट आप पहले भी जो है वो पढ़ चुके हैं। सेक्शन 2 सब सेक्शन एच के मुताबिक आपने पढ़ा है कि एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। इसकी डिटेल तो हम पिछले जो लेक्चर है, जो लेक्चर नंबर 1 है, उसमें हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा है कि 10 एसेंशियल्स जो हैं अगर पूरे होते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की तरफ। देखिए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ज़रा नाम से थोड़ा सा लग रहा है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। देखें कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड हो ही नहीं सकता। ये जहन में आता है हमारे कि वॉइड कैसे हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनता ही तब है जब उसमें तमाम एसेंशियल्स जो हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के वो पूरे हो जाएं तो ही कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये फिर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो गया, तो इसको समझना ज़रूरी है। देखिए एक डेफिनेशन है कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल। यानी कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जब वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ ना रह सके, यानी कि उसकी इन्फोर्सेबिलिटी ख़त्म हो जाए। दैट्स मीन कि जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है वो पहले से वॉइड नहीं है। ये पहले जब हमने इस कॉन्ट्रैक्ट को किया था तो ये लीगल एग्रीमेंट था, वैलिड एग्रीमेंट था, लेकिन किसी वजह से ये वॉइड एग्रीमेंट यानी कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया। ये क्यों हुआ, इसकी 4 रीजंस हैं। नंबर 1 इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि जब आपने इस कॉन्ट्रैक्ट को किया था, साइन किया था, तो उस वक्त ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये वैलिड था, लेकिन उसके बाद इनके कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद कोई ऐसी वजह बन गई कि इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं रहा। लेट्स सपोज ए और बी ने एग्रीमेंट किया कि ए जो है वो ये बी से कहता है कि मैं आपको अपनी मोटरसाइकिल जो है वो सेल करना चाहता हूँ, और बी जो है वो इस पर एग्री हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से पहले ही उसकी बाइक जो है वो चोरी हो गई, तो अब इसको परफॉर्म करना जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो इसको कहेंगे इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस की वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो गया। नेक्स्ट है सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी, यानी कि जिस वक्त आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है उस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट लीगल था, लेकिन किसी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इलीगल हो गया। जैसे कि आप इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि जब हम देखते हैं कि जैसे सिंध और पंजाब में गंदम की जो है वो ट्रांसपोर्टेशन होती है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट की जाती है, लेकिन बाज़ों का जो सूबे हैं या सिंध है या पंजाब है वो पाबंदी लगा देता है, यानी कि जो है इंटर प्रोविंशियल ट्रांसपोर्टेशन पर, यानी कि गंदम की जो है ट्रांसफ़र करने पर पाबंदी लगा देता है। तो उस वक्त जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था तो वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट था, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन उसके बाद परफॉर्मेंस करने से पहले ही जो है वो पाबंदी लग गई, जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड हो गया। तो इसको कहते हैं सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है रिजेक्शन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। देखिए रिजेक्शन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट से मुराद है कि एक कॉन्ट्रैक्ट था जो कि वॉइडेबल था, अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को एग्रीड पार्टी जो है रिजेक्ट कर दे तो वो भी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये हम अभी आगे जाकर वीडियो में पढ़ेंगे, तब आपको इसकी बेहतर तरीके से समझ आ सकेगी। नेक्स्ट है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ डिपेंडिंग इवेंट। बाज़ औक़ात आप जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई इवेंट शामिल होता है, यानी कि इवेंट के जो है वो हैपन होने या ना हैपन होने पर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिपेंड कर रहा होता है। तो अगर वो इवेंट हैपन नहीं होता तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी ख़त्म हो जाता है। इसकी एग्जांपल ये है कि लेट्स सपोज कि 2 लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप अगर हैले कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं तो मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। अब अगर बी जो है वो एडमिशन नहीं ले पाता तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसने जो डिपेंडिंग इवेंट था वो इम्पॉसिबल हो गया, वो ख़त्म हो गया, इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं वॉइड एग्रीमेंट की तरफ। देखिए एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज़ ए वॉइड एग्रीमेंट। दैट्स मीन कि जो एग्रीमेंट ऐसा जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है उसको हम नाम देंगे वॉइड एग्रीमेंट का। दैट्स मीन
कि वॉइड एग्रीमेंट जो है वो कोई लीगल ऑब्लिगेशन ही क्रिएट नहीं करेगा पार्टीज़ के दौरान, और ये एब इनिशियो, यानी कि एब इनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरू से ही जो है ये वॉइड होगा। कोई ऐसा एग्रीमेंट जो कि शुरू से ही वॉइड हो, शुरू से ही जो है वो ऑब्लिगेशन उसमें पूरी ना हो रही हो, कोई लीगल जो है वो कमियां कोताहियाँ हों, इसकी वजह से लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट ना हो पार्टीज़ के ऊपर, उसे हम वॉइड एग्रीमेंट का नाम देते हैं। नेक्स्ट हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ। ये मैंने आपको कहा था कि हम इसमें डिस्कस करेंगे, जैसे हमने अभी पढ़ा रिजेक्शन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक पार्टी की ऑप्शन पर जो है वो इन्हसार इसका होता है सारा। An agreement which is enforceable by law at the option of one or the more of the parties thereto, but not at the option of the other or others। यानी कि इसमें एक पार्टी की जो कंसेंट है बेसिकली वो फ्री नहीं होती बाज़ औक़ात। अगर किसी पार्टी की कंसेंट जो है वो फ्री नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर ए ने बी से गन पॉइंट पर जो है ये कॉन्ट्रैक्ट लिया कि वो अपना मकान जो है जिसकी मालियत शायद 50 लाख है और उसने उससे 5 लाख रुपए में वो साइन करवा लिया कि वो मुझे सेल करना चाहता है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये बी के ऑप्शन पर वॉइडेबल होगा। अब अगर बी जो है वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को इस बात को कबूल कर ले कि ठीक है अब उसने गन पॉइंट पर अगर मुझसे कर लिया तो मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा क्योंकि बी ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। और अगर बी जो है वो कोर्ट में चला जाए और ये जाकर साबित कर दे कि ये गन पॉइंट पर मुझसे साइन करवाए गए हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। यानी हमने पढ़ा भी रिजेक्शन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, तो जब वो रिजेक्ट हो जाएगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट फिर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो दैट्स मीन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड भी हो सकता है और वॉइड भी हो सकता है, लेकिन ये एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीड पार्टी होगा कि वो जो है वो अगर इसको चाहे तो वैलिड कर सकती है और अगर चाहे तो इसको वॉइड। अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट से मुराद ये है कि उसमें कुछ डिफेक्ट्स हैं। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आपने कोई टेक्निकल डिफ़ॉल्ट्स हैं, टेक्निकल डिफेक्ट्स हैं जिसकी वजह से इसको इन्फोर्स करवाना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि अगर आपने कोई करोड़ों रुपए की जो है वो कोई ट्रांजेक्शन की है लेकिन उसमें जो स्टाम्प पेपर यूज़ किया है वो बहुत लो वैल्यू का, लो जो है वॉल्यूम का किया, यानी 50 रुपये का लेट्स सपोज यूज़ कर लिए, तो जो कानूनी तौर पर जो है शायद वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं होगा। यानी कि आप देखते हैं कि हर एक की एक लिमिट होती है कि अपनी इतनी ट्रांजैक्शन करनी है तो उसके लिए आपको स्टाम्प भी इतने का यूज़ करना है या कोई रजिस्ट्रेशन करनी है, कोई राइटिंग करनी है। तो अगर आपने इस तरह की कोई डिफ़ॉल्ट्स वगैरह छोड़े हैं तो इसको हम अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट का नाम देंगे। नेक्स्ट हमारा है इसमें अकॉर्डिंग टू इन्फोर्सिबिलिटी हम पढ़ रहे हैं, इसका ये लास्ट है इलीगल एग्रीमेंट। ऐसा एग्रीमेंट जो कि फॉरबिडन बाय लॉ है। जैसे हमने पढ़ा है एसेंशियल्स और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कि अगर एसेंशियल्स के लिए ज़रूरी है कि वो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट आप कर रहे हैं जो कि एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ है, यानी कि लॉ ने इसको फॉरबिड कर दिया है, मना कर दिया है, जैसे आप स्मगलिंग का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किसी को कत्ल करने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो वो जो एग्रीमेंट होगा वो इलीगल होगा क्योंकि वो फॉरबिडन बाय लॉ है। तो ये तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स थे जो कि अकॉर्डिंग टू इन्फोर्सेबिलिटी थे। अब इसकी सेकंड टाइप की तरफ हम चलते हैं जो कि हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन। अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और इसके बाद है कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो हम बोल कर करें, टेलीफोन पर करें, लिख कर, ईमेल करके, ख़त लिख के, किसी भी यानी कि ऐसे सोर्स से करें जिसको हम जो है वो बोल कर, लिख कर, ईमेल के ज़रिए, टेलीफोन के ज़रिए। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का नाम देंगे। जैसे ए ने बी से जो है वो रब्ता किया टेलीफोन के ऊपर कि वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसको हम एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का नाम देंगे। अब हम बात करते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि लिख कर या बोल कर नहीं होता, बल्कि इसके अलावा अपने पार्टीज़ जो हैं अपने कंडक्ट से ये शो करती हैं कि वो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो करना चाह रही हैं। इसकी एग्जांपल हम एक ले लेते हैं। लेट्स सपोज आप जब इस रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो वहाँ पर आप अपना सामान उठाकर जा रहे हैं, तो एक कुली जो है वो आ जाता है और आपसे कहता है कि लाइन में आपका सामान जो है वो, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है, लेकिन आपका सामान आपके हाथ से क्या कर लेता है, पकड़ लेता है और आपके साथ चलना शुरू कर देता है। अब दैट्स मीन कि जो वो कुली है वो आपको ये ऑफ़र कर रहा है, हालांकि उसने कुछ बोला नहीं है, कुछ कहा नहीं है, वो ये ऑफ़र कर रहा है आपको कि मैं आपका सामान उठाकर जो है वो जाऊँगा रेल जो है वो ट्रेन तक और आपको बिठा कर आऊँगा। और अगर आप उसको मना नहीं करते, आप भी खामोश रहते हैं और साथ चलते रहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने उसकी इस ऑफ़र को कबूल कर लिया है, यानी कि उसकी इम्प्लाइड ऑफ़र थी और आपने भी इसको कबूल कर लिया है, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस कर ली है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा इसको हम इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, क्योंकि ना इसमें कुछ बोला गया ना लिखा गया, ये अपने कंडक्ट से ज़ाहिर हुआ। आप एक जगह पर खड़े हुए हैं, कोई शख्स आया, उसने आकर आपके शूज़ पॉलिश करना शुरू कर दी, आपने उसको मना नहीं किया, वो शूज़ पॉलिश करता रहा,
जब वो शू पॉलिश कर देगा तो उसके बाद आपको चाहिए कि आप उसकी पेमेंट जो है वो उसको करेंगे, क्योंकि एक इम्प्लाइड ऑफ़र थी उसकी तरफ से जो कि आपने ना बोले वगैरह अगर आप उसको रिजेक्ट कर देते तो ठीक था, अगर आपने रिजेक्ट नहीं की तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, इसको हम इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का नाम देंगे। और लास्ट वन जो है वो कॉजी कॉन्ट्रैक्ट है। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन ये एक पार्टीज़ के दरमियान तो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, बल्कि ये गवर्नमेंट की तरफ से या कह लें कानून की तरफ से जो है एक ऑब्लिगेशन आप पर जो है वो आ जाती है और आप उस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हो जाते हैं। इसमें एग्जांपल ये ली जाती है कि अगर आपको कोई चीज़ गुमी हुई मिलती है, लॉस्ट चीज़ आप जो है वो उसको पा लेते हैं, रोड पर पड़ी हुई आपको बटवा मिल जाता है, तो ये कानूनी तौर पर आपकी एक ज़िम्मेदारी है, एक अखलाकी ज़िम्मेदारी है, कानूनी ज़िम्मेदारी है कि आप उस शख्स को तलाश करें जिसका वो बटवा है, जिसका वो पर्स है। ठीक है, आपको ये चाहिए कि आप उसकी कंप्लीट कोशिश करें उसको तलाश करने की, और एक रीज़नेबल टाइम के अंदर उसको जो है वो तलाश करने की कोशिश करें। ये एक ज़िम्मेदारी जो आप पर आई है वो एक कहलाएगी आपकी कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। ये अकॉर्डिंग टू थे। नेक्स्ट हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस। अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिस पर अमल दरामद हो चुका है, यानी कि जो परफॉर्मेंस के लिए जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो परफॉर्म हो चुका है, दोनों पार्टीज़ ने अपनी कंसिडरेशंस पे कर दी हैं, यानी कि दोनों पार्टीज़ ने अपनी ऑब्लिगेशंस अदा कर दी हैं, तो ये कहलाएगा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। जबकि एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसकी परफॉर्मेंस होना अभी बाकी है, यानी कि दोनों पार्टीज़ ने अभी तक जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया है, लीगल ऑब्लिगेशंस अभी दोनों ने अदा नहीं की हैं, अभी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना बाकी है, उस कॉन्ट्रैक्ट को हम नाम देते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का। नेक्स्ट चलते हैं अकॉर्डिंग टू पार्टीज़। एक यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है और दूसरा बाईलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो एक पार्टी की तरफ से होता है, दूसरी पार्टी इसमें शामिल नहीं होती, वो बाद में शामिल होगी। लेट्स सपोज एक शख्स है ए, उसका कोई पर्स गुम गया है और उसने ऑफ़र की है कि कोई भी ऐसा शख्स जो मेरा पर्स ढूंढ कर लाएगा मैं उसको 1 लाख रुपीज़ इनाम दूंगा। तो यहाँ पर ए की तरफ से ऑफ़र है, लेकिन अभी दूसरी तरफ से जो पार्टी है जिसको पर्स मिलेगा वो कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होगा, अभी दूसरा शख्स जो है वो इस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं है, तो ये यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है, इनके एक तरफा कॉन्ट्रैक्ट है, वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट है। जबकि बाईलेटरल कॉन्ट्रैक्ट जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको हम बाईलेटरल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जैसे कि ए ने बी को ऑफ़र की कि मैं आपको अपनी बाइक जो है वो सेल करना चाहता हूँ, उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये बाईलेटरल जिसमें दो पार्टीज़ ऑलरेडी इंक्लूडेड होती हैं, शामिल होती हैं, उसको हम बाईलेटरल कॉन्ट्रैक्ट का नाम देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मैं आपको एक लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर ज्वाइन करें, आपको प्रिपरेशन के हवाले से उसमें डाटा जो है वो मिलेगा। थैंक यू सो मच।